लगभग 24 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसे सुनकर आज भी इंसान की रूह कांप जाए। ये कहानी जितनी भावुक है उससे कहीं ज्यादा भयावह, और जितना बड़ा अपराध था उससे भी बड़ा था उसे छुपाने वालों का चेहरा। हम बात कर रहे हैं शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड की, जिसे पुलिस और नेताओं ने मिलकर एक सुसाइड केस बना दिया। लेकिन असलियत आज भी किसी अंधेरे गड्ढे में दबी पड़ी है। कहानी शुरू होती है साल 1999 पटना से। शिल्पी जैन, उम्र 23 साल, पटना के मशहूर व्यापारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। पढ़ाई में होशियार और दिखने में बेहद खूबसूरत, यहां तक कि मिस पटना का खिताब भी जीत चुकी थी। वहीं दूसरी ओर गौतम सिंह, एक ऐसा लड़का जिसके पिता डॉक्टर वीएन सिंह लंदन में रहते थे और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। गौतम राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहता था, इसलिए पटना में रुक गया और जल्दी ही राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का खास बन गया। साधु यादव, जो उस वक्त एमएलसी थे, लेकिन असल में बिहार सरकार के पीछे की असली ताकत वही थे। गौतम और साधु यादव ने साथ मिलकर पटना के फेमस फ्रेजर रोड पर सिल्वर ओक नाम का रेस्टोरेंट शुरू किया, यानी दोनों बिजनेस पार्टनर भी बन गए। इसी दौरान शिल्पी और गौतम की मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में दोस्ती, और जल्द ही दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को टूटकर चाहने लगे, साथ जीने मरने के सपने बुनने लगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2 जुलाई 1999 सुबह का वक्त था। शिल्पी अपने कंप्यूटर क्लास के लिए निकली। सफेद कुर्ती पहने रिक्शे से रवाना हुई। रास्ते में एक सफेद कार ने रिक्शा रोका। अंदर बैठा एक लड़का जो गौतम सिंह का करीबी था और जिसे शिल्पी पहले से जानती थी। लड़के ने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, छोड़ देता हूं। शिल्पी भरोसे में आ गई, रिक्शा छोड़ा और कार में बैठ गई। लेकिन कुछ दूर जाकर कार ने रास्ता बदल दिया। शिल्पी ने पूछा, किधर ले जा रहे हो? लड़का बोला, गौतम तुमसे मिलने फुलवारी शरीफ के वाल्मीकि गेस्ट हाउस में रुका है, वहीं चल रहे हैं। 90 के दशक में फुलवारी शरीफ सुनसान इलाका था, लेकिन गौतम का नाम सुनकर शिल्पी मान गई। उधर गौतम को जैसे ही पता चला कि कोई लड़का शिल्पी को गेस्ट हाउस ले गया है, वो घबरा गया। उसने अपनी सफेद मारुति जैन कार निकाली और सीधा गेस्ट हाउस की तरफ भागा। वहां पहुंचा तो जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। शिल्पी एक कमरे में बंद थी और उसके चारों तरफ कई लोग थे जो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। गौतम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोग उसी के अपने करीबी नेता निकले। उन्होंने गौतम को बुरी तरह पीटा, उसकी एक न सुनी, और फिर शिल्पी के साथ गैंगरेप किया गया। इस घिनौनी दरिंदगी के बाद उन लोगों ने शिल्पी और गौतम दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर लाशों को गौतम की ही कार में डालकर रातों रात मौर्या क्वार्टर के बंगला नंबर 12 के गैरेज में खड़ा कर दिया। इधर शिल्पी के घर वाले घबरा चुके थे। वो पूरे पटना में तलाश कर रहे थे। गौतम भी घर नहीं लौटा। 2 लापता नौजवान पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गए। 3 जुलाई की रात 9 बजे पुलिस की एक टीम गैरेज तक पहुंची। गैरेज खोला गया और अंदर मिली गौतम की सफेद कार, जिसमें थी 2 लाशें, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। शहर में कोहराम मच गया। लाशें देखकर साफ पता चलता था दोनों को बुरी तरह पीटा गया था। शिल्पी के शरीर पर जूते के निशान थे और उसके शरीर पर सिर्फ गौतम का टी शर्ट था। गौतम पूरी तरह निर्वस्त्र। मौत का तरीका साफ इशारा कर रहा था, यह आत्महत्या नहीं, बर्बर हत्या थी। लेकिन इससे पहले कि कुछ जांच होती, साधु यादव अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात, उन्हें कैसे पता चला कि गैरेज में कार है और उसमें लाशें हैं? और दूसरी चौंकाने वाली बात, पुलिस ने बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कह दिया, मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घुटने से हुई है। गौतम के लंदन में रह रहे परिवार को बिना बताए उसी रात उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। अगले दिन शिल्पी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताया गया, लेकिन पटना पुलिस ने कहा दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जनता भड़क गई। लोगों ने आरोप लगाया कि चूंकि इस केस का नाम राबड़ी देवी के भाई साधु यादव से जुड़ा है,
इसलिए पूरी पुलिस और सरकार उसे बचाने में जुटी है। विरोध इतना बढ़ा कि आखिरकार सितंबर 1999 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने फौरन जांच शुरू की। शिल्पी के शरीर से विजाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया गया और हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब भेजा गया। जब रिपोर्ट आई तो हिला देने वाली सच्चाई सामने आई। शिल्पी के साथ एक नहीं, कई लोगों ने बलात्कार किया था। सीबीआई ने अब साधु यादव का डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन साधु यादव ने साफ इनकार कर दिया। और हैरानी की बात, सीबीआई ने अदालत में कोई याचिका तक दायर नहीं की। 2003 में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की थी। जब कोर्ट में पूछा गया कि फिर शिल्पी के शरीर पर पाए गए सीमन का क्या, तो सीबीआई ने जवाब दिया, वो सीमेन नहीं, पसीना था। इस तरह पहले पुलिस और फिर सीबीआई ने पूरी कोशिश की कि इस केस को आत्महत्या बताया जाए। शिल्पी का भाई प्रशांत जैन 2006 में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसी साल 6 जनवरी को उसका अपहरण कर लिया गया। 2 दिन बाद वो लौटा, लेकिन इसके बाद कभी दोबारा सामने नहीं आया। और इस तरह शिल्पी जैन और गौतम सिंह की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। आज भी सवाल जिंदा है, अगर आत्महत्या थी तो कपड़े क्यों उतारे गए? शिल्पी के शरीर पर जूते के निशान कैसे आए? पोस्टमार्टम से पहले अंतिम संस्कार क्यों हुआ? साधु यादव ने डीएनए देने से मना किया तो सीबीआई चुप क्यों रही? पुलिस को गैरेज और कार का पता कैसे चला? और ये बात साधु यादव तक कैसे पहुंची? इन सवालों का जवाब ना पुलिस ने दिया, ना सीबीआई ने। और आज भी जिन पर शक था वो चैन की जिंदगी जी रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि यहां हर केस के पीछे छुपी है एक खौफनाक सच्चाई।